हेलो एवरीवन। सो ये हमारा इग्नू का MEG 10 का ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है, जिसका मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और इसके अंदर हम 4 फेजेस को रिकॉर्ड करने वाले हैं। मैं आपको 4 फेजेस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर उसके बाद हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो हम बात करते हैं फेज़ 1 की। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फेज़ 1 के अंदर जो मेन इवेंट हुआ है वो था क्रिएशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। ब्रिटिशर्स ने लैंग्वेज पॉलिसी बना दी थी, जिसका एम ये था कि एक ट्रेंड मिडिल क्लास वर्कफोर्स को प्रोड्यूस करना, और दूसरा एम ये था कि यूरोपियन सुपीरियरिटी के आइडियाज़ को स्प्रेड करना। उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फेज़ 1 आपको ध्यान रखना है कि 1800 टू 1857 तक का रहा था। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम चलते हैं। सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी इंडियाज इकोनॉमी बिकेम सेल्फ सर्वेंट टू ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो इस तरीके की हो चुकी थी कि वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट को सर्व करे। इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल कर लेना। और हमने ये बात पहले ही पढ़ ली कि 19th सेंचुरी में सबसे पहले इकोनॉमिक पावर ब्रिटिशर्स को मिली थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इंक्रीजिंगली पास्ड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश रूलर्स। तो उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूलर्स को आराम से मिल गई थी उस टाइम पे, क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश राज ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था इंडिया के अंदर। इंडियन सोसाइटी वॉज पॉलिटिकली वीक एंड डिवाइडेड लैकिंग यूनिटी। और वो इस तरीके से हुआ क्योंकि इंडियन सोसाइटी काफ़ी कमज़ोर थी और डिवाइडेड थी, और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी उस टाइम पे। तो उन्हें पता भी नहीं चला कि कैसे ब्रिटिशर्स ने आके उनको डिवाइड किया और उन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वो पहले से ही डिवाइडेड थी, उसे डिवाइड करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी। Britain, on the other hand, was economically strong, having an industrial resurgence, victory over Napoleon, emerged as a global superpower. और ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन पहले से ही इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो आप जानते ही होंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन को काफ़ी टेक्नोलॉजिकल पावर मिल गई थी। उसके बाद एक दूसरा इवेंट हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू का। उसमें नेपोलियन के ऊपर विक्ट्री के बाद भी ब्रिटेन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर मिल गई थी, और वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा एक पावरफुल नेशन बन गया था। और इसलिए वो एक ग्लोबल सुपर पावर भी के नाम से भी जाना जाता है कि ब्रिटेन इमर्ज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। Unequal power structure. The conflict between a strong alien British power, a weak fragmented Indian society. This made British domination in India unequal and one-sided. तो ब्रिटिश का जो डोमिनेशन था इंडिया के ऊपर वो अनइक्वल और वन साइडेड इसलिए ही था क्योंकि इंडियन सोसाइटी काफ़ी वीक थी और फ्रेगमेंटेड थी, और ब्रिटिश पावर ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. Britain and the Romantic period. This period coincided with the Romantic age in English literature. Major Romantic poets Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats. तो देखा जाए तो ये जो पीरियड था ब्रिटिश राज का, ये पीरियड कोइंसाइड कर रहा था रोमांटिक एज से, इंग्लिश लिटरेचर की रोमांटिक पीरियड से ये पीरियड कोइंसाइड कर रहा था। तो एक तरफ जो मेजर रोमांटिक पोइट्स थे, जो कि जैसे कि ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, बायरन, शेली, कीट्स, तो इन लोगों ने बॉर्जुआ कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया, और इन्होंने ये लोग सपोर्ट करते थे सिंपल विलेज लाइफ को, और सोशल इक्वालिटी और रिफॉर्म को ये लोग प्रमोट करते थे। ये लोग चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, और कैपिटलिज्म के काफ़ी अगेंस्ट में थे कि एक ही तरफ पावर ना रहे और सबके साथ इक्वालिटी हो, और हर इंसान को पैसा मिले या हर इंसान खुश रहे सोसाइटी में। सिर्फ एक ही तरफ पावर ना रहे और एक ही सोसाइटी का कोई एक ही हिस्सा सिर्फ पावरफुल ना हो और रिच ना हो। तो इन लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कैपिटलिज्म को भी। सो टॉकिंग अबाउट द आयरनी ऑफ ब्रिटिश रोल इन इंडिया, इन इंग्लैंड, British thinkers were moving away from medievalism towards modernity. On the other hand, in India, British officials acted as colonial administrators and not reformers. तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर उस टाइम पे जो ब्रिटिश थिंकर्स थे वो मेडिवलिज्म से मॉडर्निटी की तरफ मूव ऑन कर रहे थे, क्योंकि मेडिवलिज्म ने उन्होंने एक ऐसा पीरियड देखा जहाँ पे खून खराबा रहा और काफ़ी ज़्यादा पावर का आदान प्रदान हुआ, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जिसने सोसाइटी ने जिसकी वजह से सोसाइटी काफ़ी डिस्टर्ब हुई। इसलिए वो लोग मॉडर्निटी की तरफ मूव कर रहे थे, और कॉन्सेप्ट्स लाइक दे स्टार्टेड टू फॉलो कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट एंड ऑल। बट ऑन द अदर हैंड इन इंडिया जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो एक तरीके से कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह बिहेव करने लगे, ना कि रिफॉर्मर्स। तो ये एक तरीके की आयरनी थी कि इंग्लैंड के लोग चाहते थे रिफॉर्मेशन हो, लेकिन वहीं वो एक तरीके से इंडिया भी उनकी कॉलोनी थी, लेकिन यहाँ पे वो लोग रिफॉर्म करने की बजाय एक तरीके से अपना ही फ़ायदा देख रहे थे। थिंकर्स लाइक मैकॉले प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन, रेशनैलिटी एंड एनलाइटनमेंट इन इंडिया। मैकॉले जैसे थिंकर्स के बारे में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि वो सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे थे, हर चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में ही हो, और इंग्लिश लैंग्वेज को वो प्रमोट करना चाह रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर अच्छे से कब्जा था। हालांकि वो लोग रैशनैलिटी और एनलाइटनमेंट को भी उन्होंने काफ़ी तरजीह दी। और यहाँ पे ये आयरनी रही, वाइल इंग्लिश लिटरेचर क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश सोसाइटी एट होम, द सेम कल्चर वॉज इम्पोज्ड एज सुपीरियर इन इंडिया। जो जहाँ देखा जाता है कि ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, फिर भी उसी कल्चर को इंडिया के अंदर सुपीरियर बताया जा रहा था, जबकि वही इंग्लिश लिटरेचर को ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता था। सोशल इंजीनियरिंग थ्रू इंग्लिश एजुकेशन. British policy aimed at creating a class of Indians who would read, write, and think in English. This group would assist British rule, spread British values. English education became a tool of social engineering. तो ब्रिटिशर्स टोटली यही चाहते थे कि वो ऐसी क्लास, इंडिया की एक ऐसी क्लास को बिल्डअप करें जो कि इंग्लिश में ही पढ़े लिखे और सोचे, और ब्रिटिश राज में मदद करे, ब्रिटिशर्स को इंडिया में इस्टेब्लिश होने में मदद करे, उनका सपोर्ट करे, ब्रिटिशर्स की ही वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे और स्प्रेड करने में हेल्प करे। तो इंग्लिश एजुकेशन एक तरीके का टूल बन चुका था सोसाइटी को कंट्रोल करने का। इमर्जेंस ऑफ एन इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास. अ न्यू क्लास इमर्ज्ड,
इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस क्लोजली लिंक्ड टू ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि एक नई क्लास इमर्ज हुई इंडिया के अंदर, वो थी मिडिल क्लास। ऐसी मिडिल क्लास जिसको जो कि एजुकेटेड थी इन इंग्लिश लैंग्वेज। उन लोगों का ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को अपना हथियार बनाया और उनको अपने इंडियन ट्रेडिशन के ही खिलाफ किया, और धीरे धीरे वही लोग इंडियन ट्रेडिशन और ऑर्थोडॉक्सी के को क्रिटिसाइज करने लगे और वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर मानने लगे, जो कि ब्रिटिश चाहता था। दिस लेड टू अ सेंस ऑफ सर्विलिटी अमंग इंडियंस, एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिटिश सुपीरियोरिटी। इस वजह से इंडियंस अपने आप को इन्फीरियर समझने लगे और ब्रिटिशर्स को सुपीरियर समझने लगे। इम्पैक्ट ऑफ ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी वॉज डीमोरलाइज्ड, overawed by Western superiority, yet historically India was still rooted in orthodoxy, needed reform and modernization को। तो इंडिया को काफ़ी रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी। इंडिया एक तरीके से वही पुराने ज़माने में जी रहा था, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो इंडियंस के जो इंडियंस फॉलो किया करते थे, फॉर एग्जांपल सती प्रथा एंड ऑल। तो ये सब चीज़ों का को सही करना, और इन सब चीज़ों में भी काफ़ी वेस्टर्न कल्चर ने इंडिया की भी मदद की। वरना हो सकता था कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंडियंस को कभी पता ही नहीं चल पाता, और उसके बारे में वो लोग कभी सोचते ही नहीं। पॉजिटिव आउटकम्स। द कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वैल्यूज़ resulted in growth of liberal education, rise of social reforms and movements. English education exposed Indian elites to new ideas, modern perspectives and critical thinking. तो पॉजिटिव आउटकम्स इन सब चीज़ों की ये रही कि ईस्टर्न और वेस्टर्न वैल्यूज़ के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, ये जो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रहा, या कह सकते हैं कि एक तरीके की कोल्ड वॉर टाइप रहा, उसका रिजल्ट ये रहा कि एक लिबरल एजुकेशन की शुरुआत हुई, ग्रोथ हुई, जहाँ पे लोगों को इक्वालिटी के बारे में समझ में आया और फ्रीडम के बारे में समझ में आया, और एक तरीके से लोग भी समझने लगे, लोगों के दिल में नेशनलिज्म की भावनाएं भी पैदा होने लगी। सोशल रिफॉर्म्स भी हुए काफ़ी, जिसमें समाज का काफ़ी अच्छा समाज में काफ़ी सुधार भी आया, और इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियन एलाइट्स को भी काफ़ी एक्सपोज किया। धीरे धीरे न्यू आइडियाज़, मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स और क्रिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव हुई इंडियंस की, वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से। तो अब बात करते हैं हम फेज़ 2 की। तो फेज़ 2 जो था हमारा, वो 1857 से 1880 तक चला। तो इसमें हम फोकस करेंगे मेनली इंग्लिश लैंग्वेज ने कैसे इंडियन थॉट को इन्फ्लुएंस किया, और इंडियन थॉट की वैल्यूज़, इंडियंस की वैल्यूज़ और सोशल लाइफ को भी अफेक्ट किया। सबसे पहले चलते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर। तो फेज़ 2 इज लिंक्ड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले हमने बात करते हैं यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ काइंड ऑफ अ सेपॉय म्यूटिनी। तो ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बगावत थी, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना है, लेकिन इंडियंस के लिए ये एक रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन था। जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे, इंडियंस पे ऑपरेशन कर रहे थे, उनके खिलाफ ये एक रेजिस्टेंस थी। So after 1857, India came under direct rule of the British Crown, becoming a colony. लेकिन सेपॉय म्यूटिनी की वजह से, 1857 के रिवॉल्ट की वजह से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका राज खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन पावर में आ गया। ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियंस चेंज्ड, सस्पिशन ऑफ ऑल क्लासेस। यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई कि सेपॉय म्यूटिनी के बाद, क्योंकि उसमें बहुत हिंदू एंड मुस्लिम्स वर इन्वॉल्व, सो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू लाइक जस्ट थिंक अबाउट दैट इंडियंस आर नॉट डिवाइडेड। इंडियंस डिवाइडेड नहीं है, इसका मतलब इंडियंस कहीं एक जगह पे जाके उनकी सोच मिलती है, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहुत हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर इन्वॉल्व एंड वर नॉट डिवाइडेड। दे वर लाइक दे वर्कड इन यूनिटी ड्यूरिंग दिस रिवॉल्ट, changing British policy. So, British believed English education had influenced Indian middle classes towards ideas of freedom and critique. तो ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे पता लगने लगा कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडियन मिडिल क्लासेस को इन्फ्लुएंस कर रही है, और जो इंग्लिश लिटरेचर के जो आइडियाज़ थे, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ऑल, सो इंडियंस स्टार्टेड टू गेट इन्वॉल्व इन इट एंड गेट अफेक्टेड बाय इट, बाय दीज काइंड्स ऑफ वैल्यू सिस्टम्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो इंडियंस को भी काफ़ी चीज़ें जानने का मौका मिला। अर्लियर रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज अनइंटेंशनली एनकरेज्ड क्वेश्चनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। तो जो पहले की रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज थी, उन्होंने भी अनइंटेंशनली इंडियंस को एनकरेज किया उनकी खुद की ऑर्थोडॉक्सी को क्वेश्चन करने के लिए। रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंज, क्योंकि अब इंडिया के अंदर भी रिफॉर्मर्स के नाम काफ़ी मशहूर होने लगे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट में काफ़ी उनका योगदान रहा है, काफ़ी बोला है, और सती प्रथा के अगेंस्ट में काफ़ी इंडियन लेडीज़ की हेल्प करी। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। सर्टेन कम्युनिटीज़ एक्टिवली प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन। तो कुछ कम्युनिटीज़ ने एक्टिवली प्रमोट किया मॉडर्न एजुकेशन को, दैट इज़ विच वाज इन इंग्लिश। इंग्लिश ओपनड एक्सेस टू वेस्टर्न आइडियाज़, रैशनल थिंकिंग एंड रिफॉर्मिस्ट थॉट, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इमर्जेंस ऑफ एन एजुकेटेड मिडिल क्लास फेमिलियर विद इंग्लिश, ये हमने फेज़ 1 में भी पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज का एम यही था कि जैसे लैंग्वेज पॉलिसी को अपडेट किया जाएगा, तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड किया जाएगा पूरे इंडिया के अंदर, और एक क्लास बनाई जाएगी मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिसे इंग्लिश अच्छे से सिखाई जाएगी।
लिटरेरी डेवलपमेंट्स, फेज़ 2 वॉज हाईली प्रोडक्टिव इन लिटरेचर अनलाइक फेज़ 1। लेकिन फेज़ 1 के कंपैरिजन में जो फेज़ 2 था वो हाईली प्रोडक्टिव था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इंक्रीज्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेड इंडियन राइटर्स टू लुक टू इंग्लिश राइटर्स एज रोल मॉडल्स, एक्सपेरिमेंट विद न्यू लिटरेरी फॉर्म्स। अब क्योंकि ये जो फेज़ 2 था ये हाईली प्रोडक्टिव था लिटरेचर में, तो जो इंडियन राइटर्स थे दे स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द इंग्लिश राइटर्स एंड दे स्टार्टेड टू परसीव इंग्लिश राइटर्स एज देयर रोल मॉडल्स, दे स्टार्टेड टू मेक देम आइडल्स, so they wanted to become like those English writers, and they started experimented with these new literary forms of English. For example, Bankim Chandra Chatterjee's Rajmohan's Wife. This is a very famous work of Bankim Chandra Chatterjee, and you should learn it very well. तो राजमोहन्स वाइफ जो उनका वर्क था, दिस वॉज द फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश, जस्ट प्लीज नोट इट डाउन एंड प्लीज लर्न इट वेरी प्रॉपरली एंड राइट इट इन एग्जाम्स, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। कंबाइंस इंडियन फोक टेल एलिमेंट्स विद इंग्लिश नॉवल फॉर्म। तो ये इस टाइप की नॉवल बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी जिसके अंदर इंडियन फोक टेल एलिमेंट्स भी थे और इंग्लिश नॉवल फॉर्म की तरह लिखी गई थी, जिसमें इंडियन कैरेक्टर्स थे और इंग्लिश नैरेटिव स्टाइल और डिस्क्रिप्शंस का यूज़ हुआ था। कल्चरल इंटरेक्शन, इंग्लिश लिटरेचर हेल्प्ड इंडियन राइटर्स मूव अवे फ्रॉम माइथोलॉजिकल एंड मोरलिस्टिक स्टाइल्स, एड्रेस न्यू सोशल रियलिटीज़, ये भी हमने पहले पढ़ लिया। वही इंग्लिश लिटरेचर ने कैसे इंडियंस की हेल्प की जो कि मिडिल क्लास जो की एक फॉर्म हुई थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट किया, नए नए कॉन्सेप्ट्स उन्होंने समझे, धीरे धीरे अपनी ही सोसाइटी के अंदर जो कमियां थी उनको पहचाना और उनको सही करने की कोशिश की। तो यही सब इसमें बताया जा रहा है। हाउएवर इट ऑल्सो मार्जिनलाइज्ड इमर्जिंग इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर्स, डिस्टेंस्ड मिडिल क्लासेस फ्रॉम वाइब्रेंट ट्रेडिशंस लाइक द उर्दू गज़ल। इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट रहा वो यही रहा कि जो हमारी इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर जो थी वो थोड़ी मार्जिनलाइज हो गई, उस पर कम फोकस किया जाने लगा इन कंपेरिजन टू द इंग्लिश लिटरेचर, एंड द मिडिल क्लासेस वर गेट डिस्टेंस्ड फ्रॉम वाइब्रेंट ट्रेडिशंस, जो कि हमारे वाइब्रेंट ट्रेडिशंस से जैसे उर्दू गज़ल्स एंड ऑल, जो कि एक टाइम पे काफ़ी मशहूर हुआ करते थे और यूज़ में आते थे, फॉर एग्जांपल गालिब, फैज़ अहमद फैज़ एंड ऑल। तो वो सब चीज़ें थोड़ी कम होने लगी क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक तरीके से सुपर पावर के अंडर की लैंग्वेज थी, तो वही इम्पोज की गई हमारे ऊपर, तो इसलिए वही ज़्यादा चली। इम्पैक्ट ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, उर्दू गज़ल इनिशियली रिमेन्ड कन्फाइंड टू एलिट्स। उर्दू गज़ल उस टाइम पे एलिट पीपल ही पढ़ा करते थे या उन्हीं के ही शौक हुआ करते थे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेज एंड ऑल, बट लेटर पोइट्स लाइक फैज़ एंड अहमद फैज़ यूज्ड इट फॉर पॉलिटिकल अवेयरनेस। फिर धीरे धीरे उर्दू भी यूज़ की जाने लगी, उर्दू गज़ल्स भी पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए यूज़ की जाने लगी, पॉलिटिकली यूज़ करने लगे, और उनके अलावा भी काफ़ी लोग यूज़ करने लगे जिन्हें उर्दू आया करती थी। इंग्लिश क्रिएटेड लिंग्विस्टिक हायरार्कीज प्लेसिंग इटसेल्फ अबव इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसी तरीके से इंग्लिश ने अपने आप को लिंग्विस्टिक हायरार्की ऑफ लिंग्विस्टिक में सबसे ऊपर की ओर प्लेस किया खुद को एज अ सुपीरियर लैंग्वेज, इट प्लेस्ड इटसेल्फ। ओके, रोल ऑफ रिफॉर्मर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्मर्स इंक्लूडिंग वुमेन रीड इन इंग्लिश, रोट इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो रिफॉर्मर्स का क्या रोल रहा, जो कि वुमेन रिफॉर्मर्स थी, उन्होंने इंग्लिश में रीड करना शुरू किया और इंडियन लैंग्वेजेस में उन्होंने लिखना शुरू किया। इमर्जेंस ऑफ एंग्लो अरेबिक एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस, combined English with Indian knowledge systems, promoted idea that knowledge is universal, not culture bound। तो जो कि एंग्लो अरेबिक एंड एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने भी इंग्लिश को इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के साथ जोड़ दिया। मतलब उन्होंने जो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स थे या इंडियन लिटरेचर में जो भी बातें लिखी हुई थी उन्हें ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और उन्होंने यही आइडिया को प्रमोट किया कि नॉलेज एक यूनिवर्सल थिंग है, मतलब आप कहीं से भी गेन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की ही बुक्स को पहले वही पर्टिकुलर लैंग्वेज आनी चाहिए और उसी में ही उस नॉलेज को आपको गेन करना पड़ेगा। हम उसको किसी भी लैंग्वेज में जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो उसमें हम उसको पढ़ सकते हैं और जो भी नॉलेज हमें चाहिए वो ले सकते हैं, तो ये कल्चर बाउंड नहीं है। Advantages of English in this phase. So, opened a window to Western learning. So, English language opened a window to Western learning, introduced modern and radical perspectives, helped shape a reform-minded middle class. ये हम पढ़ चुके हैं। The disadvantages and limitations of English language, emergence of English language in phase 2 was marginalized local languages and dialects of common people, created social and linguistic hierarchies, जो कि हमने पहले पढ़ लिया, limited audience due to very small English knowing population। इंग्लिश लैंग्वेज की जो ऑडियंस थी वो काफ़ी लिमिटेड थी क्योंकि सभी इंडियंस को उस टाइम पे इंग्लिश नहीं आती थी। रिस्ट्रिक्टेड थीम्स एंड इमोशनल डेप्थ इन इंडियन राइटिंग, और इंग्लिश लैंग्वेज ने काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज की जो थीम्स थी, इंग्लिश लैंग्वेज में जो राइटिंग्स लिखी जाती थी उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थीम्स थी और इमोशनल डेप्थ भी इतनी नहीं थी। एलिनेटेड यूथ फ्रॉम मास एक्सपीरियंसेस एंड रियलिटीज़। सो इंग्लिश लैंग्वेज एलिनेटेड यूथ फ्रॉम मास एक्सपीरियंसेस एंड रियलिटीज़। Conclusion of phase 2 was that English played a dual role, instrument of modernization and reform, second agent of cultural and linguistic marginalization। तो इंग्लिश ने डुअल रोल प्ले किया सेकंड फेज में, वही कि इंग्लिश एक इंस्ट्रूमेंट बनी मॉडर्नाइजेशन का और एक तरीके से रिफॉर्म्स का, चेंजेस का, सोशल चेंजेस का, और सेकंड ये था कि वो एक एजेंट बनी कल्चरल और लिंग्विस्टिक मार्जिनलाइजेशन का, एक तरीके से खुद ही के ही कंट्री के लोग मार्जिनलाइज फील करने लगी खुद ही की कंट्री के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की इमरजेंसी की वजह से। अब बात करते हैं हम फेज़ 3 की। तो फेज़ 3 वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1880 and last till 1947. Overview of phase 3. So like
वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट फेज 3 इन द लास्ट वीडियो. फेज 3 के अंदर मेनली देखा जाए तो राइज ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिलता है. उसके अलावा इंग्लिश वॉज बहुत सपोर्टेड एंड अपोज्ड एंड दिस पीरियड एंड्स विद इंडिपेंडेंस. ये हमें अच्छे से याद रखना है. तो बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फेज 3 को. ओवरव्यू ऑफ फेज 3 कवर्स 1880 टू 1947 एंडिंग विद इंडियन इंडिपेंडेंस. फोकसेज ऑन इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन इंडियन सोसाइटी. क्या इम्पैक्ट रहा इंग्लिश लैंग्वेज का इंडियन सोसाइटी पे. फेज 3 इस चीज़ पे फोकस करता है. हाउ इंग्लिश इटसेल्फ वाज रीशेप्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट्स. कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे जिसकी वजह से इंग्लिश अपने आप को रीशेप करता है दोबारा. दिस फेज रिवील्ड द लिमिटेशंस ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज डिस्पाइट ऑफिशियल पैटर्नेज. इस फेज में हमें पता चलेगा कि फॉरेन लैंग्वेज अगर किसी एलियन कंट्री के अंदर आती है तो उसके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, और डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ विच इज़ ऑफिशियली सपोर्टेड. सो राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस. हमें इस फेज में नेशनल कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है. पीरियड मार्क्ड बाय द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया. इंडियन सोसाइटी बिगैन टू रिकॉग्नाइज शेयर्ड गोल्स एंड कॉमन आइडेंटिटी. अब इंडियन सोसाइटी को समझ में आ गया था कि हमारे गोल्स भी सेम है और हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है, ये ज़मीन हमारी है. नेशनलिज्म क्रिएटेड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन एस्पिरेशंस. नेशनलिज्म की भावना लोगों के दिलों में आने लगी कि ये नेशन हमारा है और ये लोग आउटसाइडर्स हैं, हमें इस चीज़ के लिए रेसिस्ट करना चाहिए कि वो लोग हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं. लैंग्वेज बिकेम सेंट्रल टू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. तो लैंग्वेज सोसाइटी और पॉलिटिकल लाइफ जो थी उसमें एक सेंट्रल पार्ट प्ले करने लगी. कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट एंड मिडिल क्लास. इंडिया फंक्शनड एज अ ब्रिटिश कॉलोनी सर्विंग मेट्रोपॉलिटन इंटरेस्ट. इंडिया ने तो स्टार्ट कर दिया था एज अ ब्रिटिश कॉलोनी फंक्शन करना, तो वो मेट्रोपॉलिटन इंटरेस्ट को भी सर्व करती थी. लॉस सफर्ड बाय इंडिया वॉज रिसोर्सेज, कल्चर, आइडेंटिटी एंड डिग्निटी, स्पेशली इंपॉर्टेंट टू द मिडिल क्लास. इंडिया को जो लॉस हुआ वो रिसोर्स का लॉस हुआ, अपने कल्चर का लॉस हुआ, जो कल्चरल सिग्निफिकेंस इंडिया की थी उसको लॉस ऑफ कल्चर हुआ. एक नया कल्चर आने से इंडिया के अंदर आइडेंटिटी चली गई इंडियंस की, अब वो कॉलोनाइज्ड आइडेंटिटी हो गई उनकी. डिग्निटी चली गई, रेस्पेक्ट चली गई. मैकॉलेज प्लान टू क्रिएट एन इंग्लिश एजुकेटेड इंटरमीडिएट क्लास इनिशियली सक्सीडेड, लेटर बैकफायर ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट फेज. अब इसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा मैकॉले के प्लान का कि वो स्टार्टिंग में तो सक्सीड हुआ, प्लान 1 में, फेज़ 1 में वो सक्सीड रहा, लेकिन इस फेज़ में आते आते वो बैकफायर कर दिया गया क्योंकि नेशनलिज्म की भावना जागने लगी लोगों के प्रति. स्प्लिट विद इन द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास. Two tendencies emerged. One section imitated British values and culture, another resisted colonial domination. तो अब दो तरीके के लोग देखने को मिले. इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास जो कि इंडियंस ही थे, स्टिल वो जो एक सेक्शन था जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास का था, इंडियंस ही जो थे, वो ब्रिटिश वैल्यूज़ और कल्चर को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरा कॉलोनियल डोमिनेशन को रेजिस्ट कर रहा था, मतलब ब्रिटिशर्स के जो वैल्यूज़ और कल्चर है उसको रेजिस्ट कर रहा था, उसके अगेंस्ट में था. नेशनल डिग्निटी वॉज चूजन ओवर कॉलोनियल मॉडर्निटी. अब नेशनल अपने नेशन के प्रति क्योंकि लोगों के दिलों में प्यार जागा, भावनाएं जागी, तो वो जो कॉलोनियल मॉडर्निटी, जो कॉलोनी एक तरीके का जो वो लोग उन्होंने सेट कर दिया था ट्रेंड कि इंग्लिश इज सुपीरियर टू योर लैंग्वेज एंड लाइक ब्रिटिशर्स आर सुपीरियर टू यू पीपल एंड और मैकॉले की जो बातें थी उन सब चीज़ों से लोगों को, इंडियंस को भी काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा और वो लोग भी जागरूक होने लगे. एनलाइटेंड इंडियन थिंकर्स कंबाइंड मॉडर्निटी, रैशनैलिटी एंड मोरल करेज. तो उन्होंने मॉडर्निटी को भी अपनाया, रेशनैलिटी को भी अपनाया, मोरल करेज को भी अपनाया. Being rational means like being logical, and in this way Indians started to use some logic rather than being emotionally manipulated. रोल ऑफ गांधी एंड नेहरू. अब यहाँ पे गांधी जी और नेहरू जी का क्या रोल रहा. बोथ वर हाईली प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, दे वर बोथ एजुकेटेड, दीज पीपल वर बोथ एजुकेटेड, येट दे एम्फेसाइज नेशनल मूवमेंट मस्ट yet they emphasized national movement must use Indian languages. Language should be understood by ordinary people. English was rejected as the language of mass mobilization. तो इन लोगों ने फिर भी, ये लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी, इन लोगों ने जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने एम्फेसाइज किया इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल्स, इंडियन लोकल्स को भी मूवमेंट के बारे में पता चले, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पूरे इंडियंस को नहीं आती थी, लोकल्स को नहीं आती थी, तो इन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ किया. लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल. इनका यही एम था कि ऑर्डिनरी पीपल को भी पता चले, लैंग्वेज समझ में आए कि क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या होने वाला है, यहाँ कैसे करना है सब चीज़ें. तो इंग्लिश को रिजेक्ट कर दिया गया एज द लैंग्वेज ऑफ मास मोबिलाइजेशन. Indian languages and their limitations. 19th century Indian languages rooted in medieval vocabulary often lacked standardized grammar. 19th century की इंडियन लैंग्वेज जो थी वो एक तरीके से उसमें पुरानी वोकेबलरी यूज़ की जाती थी, मेडिवल वोकेबलरी यूज़ की जाती थी जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामर का यूज़ नहीं होता था. डिस्पाइट दिस दे वर चोजन फॉर कम्युनिकेशन विद द मासेज, एक्सप्रेसिंग नेशनलिज्म एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. उसके बाद भी उसे इस लैंग्वेज को चूज़ किया गया लोगों से बने रहने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट रहने के लिए और नेशनलिज्म और सेल्फ रेस्पेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए. Shift of major writers to Indian languages. For example, Bankim Chandra Chatterjee, after writing Rajmohan's wife in English, shifted to Bengali. अब ये लोग कैसे शिफ्ट हुए इंडियन लैंग्वेज में. जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने राजमोहन वाइफ लिखा था इंग्लिश में. दैट वाज द फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश. फिर उस ये लिखने के बाद उन्होंने बंगाली में लिखना स्टार्ट कर दिया. ही चोज इंडियन लैंग्वेज टू रीच पीपल इफेक्टिवली, सर्व नेशनलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि इंडियंस को उनकी जो लिखावट है वो समझ में आनी चाहिए. सो द लोकल लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट देन टू चेज दैट मॉडर्न लैंग्वेज English. Then the second one is Premchand, a radical example of linguistic choice.
So he was also a radical example, logical example of linguistic choice. Knew English. He also knew English, Persian, Urdu. His mother tongue was Avdi. Finally adopted Hindi. He then finally adopted Hindi based on spoken language. Just based on spoken language, because the majority of people in India used to speak in Hindi. That's why he chose Hindi. Hindi emerged as a strong medium for nationalist ideas. वो तो नहीं था क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी पीपल हिंदी बोलते थे और उन्हें हिंदी समझ में आती थी. लैंग्वेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट. फ्रीडम मूवमेंट रिक्वायर्ड मास इंटेलिजिबिलिटी. इंडियन लैंग्वेजेस यूज कौन कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस की गई नेशनल मूवमेंट में? हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल, मलयालम एक्सेट्रा. इंग्लिश रिमेन्ड लैंग्वेज ऑफ एलीट, हायर डिस्कोर्स, मार्जिनल इन मास कम्युनिकेशन. इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ एलीट की लैंग्वेज ही बन के रह गई, रिच क्लास लैंग्वेज बन के रह गई, और बहुत हाई कोर्सेज को, सेलेक्टिव कोर्सेज को पढ़ने के लिए और काफ़ी मतलब प्रोफेशनल टाइप चीज़ें करने के लिए ही उसको यूज़ में आई. मार्जिनल इन मास कम्युनिकेशन में भी कम यूज़ आने लगी. रेनेसॉ ऑफ Indian literatures. This phase marked the golden age of Indian writing. So we can say that this phase, the third phase, marked the golden age of Indian writing. Indian language literature flourished as never before. अब इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर भी अब धीरे धीरे काफ़ी फेमस होने लगी. राइटर्स इन इंडियन लैंग्वेजेस पोर्ट्रेड रियल लाइफ, सोशल सफरिंग, इमोशनल डेप्थ. इस टाइम पे जो राइटर्स थे वो लोग रियल लाइफ के बारे में फोकस करने लगे, सोशल सफरिंग के बारे में फोकस करने लगे, इमोशनल डेप्थ थी उनकी राइटिंग में. धीरे धीरे वो लोग सोशल रिफॉर्म्स के लिए उन लोगों ने काफ़ी अपनी राइटिंग्स में काफ़ी चीज़ें डाली ऐसी जिससे कि समाज में सुधार आए. सो मेजर राइटर्स इन इंडियन लैंग्वेजेस वर या इन इंडियन लैंग्वेजेस इन प्रोज एंड फिक्शन में देखा जाए जो मेजर राइटर्स थे वो थे टैगोर, प्रेमचंद, शरत चंद्र, नानक सिंह, सादत हसन मंटो. You should learn these names very properly, and if you will use them in exams you will get very good marks. And talking about the poetry, like major writers in Indian languages in poetry were Iqbal, Subramanya Bharati, Faiz Ahmad Faiz, Nirala. So these were the writers who were writing in Indian language. English versus Indian writing. So writers in English were Sri Aurobindo, Mulk Raj Anand, Raja Rao, R.K. Narayan. Indian language writing had greater mass appeal, deeper representation of Indian life. English was pushed to the margins during this phase. So we have already discussed about this. So what was the conclusion of the third phase? So phase 3 asserted linguistic self-respect. यहाँ पे linguistic self-respect पे ज़्यादा focus हुआ. Linguistic self-respect of our own country. Strengthened Indian languages, reduced the dominance of English. English survived mainly as an elite language. So this was all about phase 3. Now we'll be going towards phase 4. So talking about phase 4, so the most important points in phase 4 are contradictory process of resisting and adopting English, and it was marked by social change and crisis in politics and culture. So now we will be going into detail of phase 4. Phase 4 started from 1947 to 2004. So overview of phase 4. Period post independence, as I have discussed already, marked by a reversal of the earlier growth of Indian languages and literatures. तो ये भी इसमें भी वही हुआ कि रिवर्सल हुआ इंडियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर्स का, और इंडियन लैंग्वेजेस ग्रेजुअली लॉस्ट प्रोमिनेंस वाइल इंग्लिश गेन स्ट्रेंथ. इसके अंदर इंडियन लैंग्वेजेस अब फेमस जो हुई थी थर्ड फेज में काफ़ी ज़्यादा, अब वो प्रोमिनेंस उन्होंने खो दिया और इंग्लिश वापस से फेमस होने लगी. इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा इस पीरियड में. डिक्लाइन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इसमें हम डिक्लाइन देखते हैं इंडियन लैंग्वेजेस का फेज 4 में. ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स स्लोड डाउन कंसिडरेबली. Writing in Indian languages became less connected to social realities, increasingly distanced from broader public concerns. Creative and intellectual energy shifted away from Indian languages. अब जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद जो राइटर्स पहले जागरूक थे, जब इंडिया को आज़ादी दिलवानी थी तो वो अपने सोसाइटी के बारे में भी लिखा करते थे, रिफॉर्म्स लाने के लिए भी लिखा करते थे. लेकिन अब इंडिया के आज़ाद होने के बाद सोशल रियलिटीज़ के बारे में बात करना उन्होंने बंद कर दिया अपनी राइटिंग्स में, और पब्लिक कंसर्न से रिलेटेड उन लोगों को अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था. और जो क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल एनर्जी देखी जाती थी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, जो लिटरेचर के अंदर और लैंग्वेजेस में, वो सब चली गई इंडियन लैंग्वेजेस से. Rise of English. So this period is highly marked with rise of English. English gained unprecedented popularity after independence, became a major language of communication, a powerful medium of creative writing. English largely replaced Indian languages as the medium of instruction in colleges and universities. तो इंग्लिश ने इंडियन लैंग्वेजेस को रिप्लेस कर दिया कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में. इंग्लिश इन मीडिया एंड सोसाइटी. ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश इन प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, पब्लिक डिस्कोर्स. अब देखा जाए तो हर जगह जहाँ भी देखा जाए मास मीडिया में भी इंग्लिश आ गई, क्लासेस में भी इंग्लिश यूज़ होने लगी, तो इंग्लिश वापस से अपनी प्रोमिनेंस हासिल करने लगी. स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इंग्लिश एंड एलिटिज्म, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था. इंग्लिश एसोसिएटेड विद पावर, प्रेस्टीज एंड सोशल मोबिलिटी, जो कि हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं. कमर्शलाइजेशन ऑफ इंग्लिश, रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट्स present in cities and small towns, operated as profit making ventures. English skills marketed as a route to success.
अब क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़्यादा फेमस होने लगी तो इंग्लिश का कमर्शलाइजेशन भी होने लगा, लोग इसके थ्रू पैसे कमाने लगे। तो प्राइवेट इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोले जिन्हें इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती थी। वो लोग गारंटी देते थे हमारे इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन कीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं 1 महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे एंड ऑल। तो सिटीज़ और स्मॉल टाउन्स में काफ़ी ये चीज़ फेमस होने लगी और लोग इससे पैसा भी कमाने लगे। इंग्लिश इन पॉपुलर कल्चर, सेलिब्रिटीज़ एंड फिल्म एक्टर्स। पॉपुलर कल्चर में तो आज भी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इंग्लिश एक्सेंट सीन एज अ मार्कर ऑफ मॉडर्न आइडेंटिटी, जो कि आज भी देखा जाता है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ओवरशैडोड राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस। अब तो इंडियंस भी इंडियन लिटरेचर को इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, जिसकी वजह से जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं गुम चुकी हैं या धुंधली हो चुकी हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस फोर्थ फेज? Phase 4 shows consolidation of English as a language of power and creativity, marginalization of Indian languages in higher education and culture, and English emerges as the dominant post-colonial language in India. So you have to keep all these points in mind, and then if you will just listen to my lecture carefully, you will get 70 plus marks. I guarantee you will get 70 plus marks. So focus on your studies, and best of luck for your exams, and please like and subscribe my channel. Thank you.